जानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया है कि कथित शिवलिंग के ऊपरी हिस्से का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। 10 ग्राम से ज्यादा हिस्सा उसमें से न लिया जाए। इससे पहले वाराणसी जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल रही है तो दोनों राज्यों में इसको लेकर क्या दिक्कत है। पश्चिम बंगाल ने 8 मई को फिल्म पर बैन लगाया था, जबकि तमिलनाडु में थिएटर ऑपरेटर्स ने इसे नहीं चलाने का फैसला किया था। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ द केरल स्टोरी देखी। स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए सैकड़ों लड़कियों को भी बुलाया गया था। कल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। वोटों की गिनती सुबह के 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोका। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी। इस बीच कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने दावा किया कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता तो पार्टी का प्लान भी तैयार है। पीएम मोदी एक दिन की यात्रा पर गुजरात पहुंचे और 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा की और कहा कि बीजेपी की सरकार ने महिलाओं को घर की मालकिन बना दिया। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित महासम्मेलन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत तेज है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर मीडिया के सामने आए और प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम अपने लोगों को इस्तीफा देने के लिए और चुनाव का सामना करने के लिए कहें। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर से बागी विधायकों पर 15 दिन के भीतर फैसले की मांग की। उधर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि वो वक्त तय नहीं कर सकते और न ही कोई दूसरा उनके लिए वक्त तय करेगा। दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच की तकरार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना है। आदेश के कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया था। अब दिल्ली सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल ने आशीष मोरे के खिलाफ लिए गए इस फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज किया है। इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव के बयान भी दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में विनोद तोमर भी आरोपी है। इस बीच जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के घर सीबीआई ने छापेमारी की। समीर पर क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ घूस मांगने का आरोप है। इसी मामले में सीबीआई ने समीर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने पांचों के मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीएसई ने एक ही दिन 12वीं और 10वीं के नतीजे जारी कर दिए। 12वीं में करीब 87% छात्र पास हुए हैं, जिनमें करीब 91% लड़कियां और 85% लड़के हैं। 12वीं में 44,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 95% अंक हासिल किए। त्रिवेंद्रम रीजन टॉप पर और बेंगलुरु दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। उन्हें 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी थी। इस बीच पाकिस्तान के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान खान पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अरबों के घोटालेबाज के लिए दीवार बन गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह ने इमरान खान को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। आपको आर्यन खान ड्रग्स मामला तो जरूर याद होगा, क्योंकि पूरे देश में इसके बारे में चर्चा हो रही थी। मशहूर एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स रखने के आरोप में 26 दिन तक जेल में रहे थे और इस केस में आज आपके लिए और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। आर्यन खान के मामले में इन्वेस्टिगेशन को लीड करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही समीर वानखेड़े और उनके 4 साथियों के
29 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसलिए आज हम सबसे पहले इसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब आर्यन खान पर यह केस चला था तब कई हफ्तों तक ये पूरे भारत की सबसे बड़ी खबर बनी रही थी। चारों तरफ इस खबर के बारे में चर्चा थी और न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में फ्रंट पेज पर सबसे बड़ी खबर यही हुआ करती थी। लेकिन सबसे पहले आज आपको यह बताते हैं कि सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ यह कार्रवाई किस मामले में की है, क्यों की है। तो पहले पूरा मामला समझिए। यह पूरा मामला उस विजिलेंस इंक्वायरी की रिपोर्ट से जुड़ा है जिसमें समीर वानखेड़े समेत 5 लोगों पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के नाम पर पैसे की उगाही करने का आरोप लगा था। और समीर वानखेड़े पर यह भी आरोप है कि उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पर रहते हुए आर्यन खान को जानबूझकर ड्रग्स मामले में फंसाया, गिरफ्तार किया और इसके बाद उन्होंने आर्यन खान को छोड़ने के बदले शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। तो समीर वानखेड़े ये समझ गए कि आर्यन खान बहुत बड़े बाप का बेटा है, शाहरुख खान के पास पैसे की कोई कमी नहीं, हजारों करोड़ रुपए शाहरुख खान के पास है और अपने बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए, इतने बड़े मामले से बाहर निकालने के लिए 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान मिनटों में दे देंगे, ये सोचा होगा समीर वानखेड़े ने। और वो असल में एनसीबी में एक्सटॉर्शन का एक पूरा रैकेट चला रहे थे, जिसका जिक्र उनके खिलाफ हुई जांच में भी किया गया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ यह विजिलेंस इंक्वायरी पिछले साल तब शुरू हुई थी जब एनसीबी की एक एसआईटी ने आर्यन खान को ड्रग्स रखने के मामले में क्लीन चिट दे दी थी। इस एसआईटी ने कहा था कि आर्यन खान के ऊपर कोई मामला बनता ही नहीं था और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था, आर्यन खान की कोई गलती नहीं थी और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। और समीर वानखेड़े की भूमिका पर तब संदेह जताया गया था। समीर वानखेड़े आपको याद होगा, जिन्हें उस जमाने में बड़ा दबंग और ईमानदार अफसर के तौर पर आपके सामने पेश किया गया था। पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि देखिए अफसर हो तो समीर वानखेड़े जैसा हो। समीर वानखेड़े के अंदर हिम्मत देखिए, कितनी हिम्मत है उनके अंदर कि उन्होंने इतने बड़े बाप के बेटे पर उस पर एक्शन लेने से पहले एक बार भी सोचा नहीं, वो डरे नहीं और उनकी ईमानदारी की कस्में तब खाई जाती थी और रातों रात समीर वानखेड़े एक हीरो बन गए थे। हीरो तो शाहरुख खान है, लेकिन उस जमाने में शाहरुख खान विलेन बन गए थे और उनकी जगह समीर वानखेड़े हीरो बन गए थे। और इसके बाद कई महीनों तक समीर वानखेड़े के खिलाफ यह जांच चल रही थी और इस जांच में समीर वानखेड़े और उनके 2 पूर्व सहयोगियों समेत कुल 5 लोगों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर सीबीआई की तरफ से बाद में यह पूरा मामला दर्ज किया गया। और आज इसी मामले में इन तीनों आरोपियों के कुल 29 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें समीर वानखेड़े के घर पर भी छापा मारा गया है। सीबीआई ने जिन 5 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है, उनमें समीर वानखेड़े हैं, जो उस समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की मुंबई जोन यूनिट के जोनल डायरेक्टर थे और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की लीडरशिप में 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई के एक क्रूज शिप से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। समीर वानखेड़े के बाद दूसरे आरोपी का नाम है विश्व विजय सिंह, जो उस समय समीर वानखेड़े की टीम में ही थे और एनसीबी में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थे। विश्व विजय सिंह ने ही 2 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान को उस क्रूज शिप से गिरफ्तार किया था और यह दावा किया था कि आर्यन खान एक ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल है। यानी आर्यन खान सिर्फ उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई हैं, बल्कि वो एक बहुत बड़े रैकेट में, बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट में भी शामिल है। लेकिन ये आरोप बाद में गलत निकले और 2 दिन पहले ही विश्व विजय सिंह को एक और अलग मामले में उनके पद से टर्मिनेट भी कर दिया गया है। तीसरे आरोपी का नाम है आशीष रंजन और यह भी उस समय एनसीबी में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और उन्हें आर्यन खान के पास ड्रग्स होने की सूचना मिली थी, यानी उन्हीं की सूचना के आधार पर आर्यन खान को पकड़ा गया था। लेकिन आरोप है कि यह सारा खेल असल में 25 करोड़ रुपए की उगाही के लिए रचा गया था और इन लोगों ने सोचा था कि आर्यन खान, क्योंकि शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, इसलिए 25 करोड़ रुपए तो उन्हें आसानी से मिल जाएंगे। शाहरुख खान दौड़े दौड़े उनके पास आएंगे और बोलेंगे कि आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, आप बस मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौथे आरोपी का नाम है केपी गोसावी
और यही वो व्यक्ति है जिसने गिरफ्तारी के बाद कस्टडी में आर्यन खान के साथ एक सेल्फी भी ली थी और यह सेल्फी बाद में वायरल हो गई थी और एनसीबी ने इस व्यक्ति को इस मामले में गवाह बनाया था। देखिए, यह वो व्यक्ति है, आज आपकी स्क्रीन पर यह चल रही है तस्वीर। आर्यन खान तब कस्टडी में थे और इसी व्यक्ति ने उनके साथ यह सेल्फी ली थी, बाद में यह सेल्फी वायरल हो गई थी। अब इस व्यक्ति के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। यह इंटेलिजेंस ऑफिसर है एनसीबी में, लेकिन अब पता चल रहा है कि यह व्यक्ति भी इन सारे लोगों से मिला हुआ था और पांचवें आरोपी का नाम है सेनविल डिसूजा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी इस मामले में सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया है। यानी ये पूरा की पूरा एक रैकेट था जो पैसे की उगाही करता था और इन्होंने यही पैसा शाहरुख खान से लेने के लिए आर्यन खान को एक गलत मामले में फंसा दिया। समीर वानखेड़े के खिलाफ यह विजिलेंस इंक्वायरी तब शुरू हुई थी जब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने उन पर आर्यन खान को पैसे की उगाही के लिए फंसाने का आरोप लगाया था। आपको याद होगा, एनसीपी के एक नेता हैं नवाब मलिक, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और तब इन्होंने यह आरोप लगाया था कि वो समीर वानखेड़े के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और तब उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आखिर जिस भी मामले में बॉलीवुड से जुड़े कलाकार होते हैं, बॉलीवुड से जुड़े लोग होते हैं, उस मामले में ही समीर वानखेड़े की अचानक एंट्री कैसे हो जाती है। आपको रिया चक्रवर्ती का नाम भी याद होगा, जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इसी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी, उस समय मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यही थे, यानी समीर वानखेड़े, और उन्हीं के एक्शन के बाद रिया चक्रवर्ती को 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। तो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने वाले भी यही है। इसके अलावा समीर वानखेड़े पर यह भी आरोप है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मालदीव्स और दुबई में थे, उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पर रहते हुए समीर वानखेड़े के परिवार के लोग भी इन जगहों पर जाते थे और उस समय समीर वानखेड़े ने वहां फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से पैसों की उगाही की थी और खुद समीर वानखेड़े ने तब यह बात मानी थी कि वो अपने परिवार के साथ मालदीव्स गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी इजाजत सरकार से ही ली थी। यानी बॉलीवुड के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए समीर वानखेड़े हमेशा से जाने जाते थे। उन्हें बॉलीवुड के कलाकारों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना बड़ा पसंद था। ये तो मिलने जुलने की बात है, फिर उनसे वो फेवर्स भी लेने लगे, उनसे पैसा भी लेने लगे, उनके खर्चे पर उनका परिवार बाहर घूमने फिरने भी, वेकेशन पर भी जाने लगा और जहां जहां समीर वानखेड़े को मौका मिलता था वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फंसा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग सबसे सॉफ्ट टारगेट है, इनको फंसा लो, ये डर जाएंगे और इनसे पैसा निकाल लो। ये उनका शौक बन गया था। जिस समय आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और आज आप अंदाजा लगाइए कि इस उम्र के किसी भी लड़के या लड़की को पैसे के लालच में ड्रग्स के मामले में फंसाकर अगर जेल भेज दिया जाए तो उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। आज शाहरुख खान की हमें तारीफ करनी होगी कि इतनी बड़ी नाइंसाफी के बाद भी शाहरुख खान या उनके परिवार ने कभी भी किसी सार्वजनिक मंच से कोई शिकायत नहीं की, अपना मुंह एक बार भी खोला नहीं और ना ही कभी उन्होंने मीडिया में कोई इंटरव्यू दिया है। आप सोचिए, जब से पूरा मामला हुआ है तब से शाहरुख खान ने मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी सार्वजनिक मंच पर वो जाकर इस बारे में कोई बात नहीं करते और उस दौरान जब उनका बेटा जेल के अंदर था तब भी वो बिल्कुल चुप रहे और वो चुपचाप न्याय मिलने का इंतजार करते रहे। ये पूरा मामला एक बहुत ही परफेक्ट केस स्टडी की तरह है कि कैसे कुछ सरकारी अफसर अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करते हैं और इसके लिए वो किसी को भी फंसा सकते हैं। ये तस्वीर आपको जो आज मैं दिखा रहा हूं, ये शाहरुख खान की तस्वीर है 2021 की, जब शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को मिलने के लिए जेल गए थे। शुरुआत में शाहरुख खान को ऐसा लगा कि शायद उनका बेटा 2-4 दिन में जमानत पर आ जाएगा, लेकिन जब एक के बाद एक हफ्ते निकलते चले गए, जमानत नहीं मिली और एनसीबी लगातार एक के बाद एक नए नए आरोप लगाता रहा। एनसीबी कहता रहा कि हमें आर्यन खान के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं,
हमें यह जानकारी मिली है कि आर्यन खान न सिर्फ खुद ड्रग्स लेता था, बल्कि ड्रग्स बेचने के बहुत बड़े रैकेट में भी वो शामिल है। वो ड्रग्स के एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है। और ये सारी बातें जब एनसीबी के अफसर और समीर वानखेड़े अदालत में जाकर बताया करते थे, तो आर्यन खान की जमानत और भी मुश्किल हो गई। और ये जो तस्वीर आप देखिए, शाहरुख खान की ये तस्वीर है साल 2021 की, जब वो मुंबई की जेल में गए थे अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए। और ये मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा, जब उन्हें ऐसा लगा कि अब बेटा बहुत दिनों तक अंदर ही रहने वाला है, अब ऐसा लगता है कि लंबे समय तक उसकी बेल नहीं होगी। तब वो खुद कई हफ्तों के बाद आर्यन खान से मिलने के लिए जेल गए। और आज आप सोच सकते हैं, आज आप शाहरुख खान को एक सुपरस्टार की तरह मत देखिए। आज शाहरुख खान को एक एक्टर या एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरह मत देखिए। आज आप शाहरुख खान को देखिए सिर्फ एक पिता की भूमिका में। और ये पिता की जो भूमिका है, ये फिल्मी भूमिका नहीं है। अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये शाहरुख खान के अच्छे दिनों की तस्वीर है, जब आर्यन खान छूट गया, आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद जैसे हिंदी फिल्म में क्लाइमेक्स के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, बच्चा घर लौट आता है, चारों तरफ शांति हो जाती है, जो खलनायक होते हैं उन्हें सजा मिल जाती है, और फिर वो परिवार एक बार फिर से हंसता खेलता हुआ एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये तस्वीर तब की है जब शाहरुख खान कभी अपने जन्मदिन के मौके पर और कभी ईद के मौके पर अपने चाहने वालों से बाहर मिलने के लिए आए। शाहरुख खान इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। पहली बात, शाहरुख खान विक्टिम कार्ड खेल सकते थे। शाहरुख खान अगले दिन से मीडिया में आ सकते थे, इंटरव्यूज दे सकते थे, सार्वजनिक मंचों पर जाकर ये कह सकते थे कि क्योंकि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूं, मेरे बच्चे के साथ और मेरे परिवार के साथ जानबूझकर नाइंसाफी हो रही है। वो ये बात बहुत अच्छे से कह सकते थे। इसके अलावा वो इतने वेल कनेक्टेड व्यक्ति हैं, वो दुनिया भर की सिफारिशें लगा सकते थे। एक और बात आपको सोचनी होगी, क्या शाहरुख खान के पास 25 करोड़ रुपए नहीं थे? 25 करोड़ रुपए उनके लिए हाथ के मैल के बराबर हैं। और अपने बेटे की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए तो शायद उन्होंने अपने वकीलों को ही दे दिए होंगे। तो जो पैसा उन्होंने अपने वकीलों पर खर्च किया, इतने पूरे लीगल केस पर, अपनी लीगल टीम पर जो पैसा खर्च कर दिया, वो पैसा अगर वो समीर वानखेड़े को दे देते तो शायद उनका बच्चा 1-2 दिन में ही छूट जाता। लेकिन उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। मुझे बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने यह बात बताई कि शाहरुख खान ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं ये बात अंदर से जानता हूं कि मेरा बेटा बेकसूर है, मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है, और अगर मैं गलत नहीं हूं और मेरा बेटा गलत नहीं है तो मैं रिश्वत नहीं दूंगा, तो मैं पैसा नहीं दूंगा, पैसा देकर अपने बेटे को नहीं छुड़ाऊंगा, चाहे मेरे बच्चे को छोड़ने में, बाहर आने में चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। और वो अपने इस स्टैंड पर अड़े रहे। सोचिए आज उस 23 साल के लड़के के बारे में भी, जो जेल में है 26 दिन तक, लेकिन उसके पिता ने 25 करोड़ रुपए की रिश्वत देने से इनकार कर दिया। और पिता यह कह रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, शाहरुख खान बड़े आराम से कह सकते थे क्योंकि वो एक मुसलमान है, मुस्लिम कार्ड तो उनके पास था ही, तो वो मुस्लिम कार्ड खेल सकते थे। वो ये कह सकते थे कि क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, इसलिए जानबूझकर मुझे निशाना बनाया गया है, जानबूझकर मेरे बेटे को निशाना बनाया गया है, हमें परेशान किया जा रहा है इस देश में। लेकिन यह भी शाहरुख खान ने नहीं किया। शाहरुख खान ने कोई मीडिया का इंटरव्यू नहीं दिया, किसी से कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप वो ये सब कुछ सहते रहे और आर्यन खान के लौटने का इंतजार करते रहे। फिर ये वो समय था जब शाहरुख खान फ्लॉप हो चुके थे। उनकी फिल्म पठान रिलीज नहीं हुई थी, आने वाली थी, लेकिन लोगों ने शुरू में यह मान लिया था कि अब शाहरुख खान का करियर समाप्त हो चुका है। करियर तो समाप्त हो ही गया है, उनके बेटे का करियर भी बनने से पहले ही समाप्त हो गया इस गिरफ्तारी के बाद। यानी ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दौर था। और फिर पठान आई और पठान सुपरहिट हो गई, और आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में यह सबसे बड़ी हिट फिल्म है, जिसने कहते हैं कि 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है। तो कई बार ऐसा लगता है ऐसी कहानियों को जब देखते हैं कि ऊपर वाला देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर करता है, इंसाफ जरूर करता है।
लेकिन बड़ी बात जो है वो सीखने की जो शाहरुख खान से, वो है शाहरुख खान की चुप्पी। कई बार जो मजबूत लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, वो बात नहीं करते, वो बोलते नहीं हैं। और इस दौरान मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं शाहरुख खान को इस दौरान सीधी बात जो हमारा शो है उसमें हम लेकर आए और शाहरुख खान का इंटरव्यू करें और आप सब शाहरुख खान के बारे में उन्हीं के मुंह से जान सकें कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। हमने काफी कोशिश की उनको सीधी बात में लाने की, और शाहरुख खान ने जब जो जवाब भेजा मुझे, मैं आपको बता सकता हूं। शाहरुख खान ने कहा कि मैं अब सार्वजनिक मंचों पर और मीडिया में इंटरव्यू नहीं देता, और मैं किसी भी सार्वजनिक मंच पर या मीडिया में अपनी निजी लाइफ, जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा जो निजी जीवन है, उसके बारे में अब मैं बात नहीं करना चाहता, और मैं कभी भी अब मीडिया में या किसी भी सार्वजनिक मंच पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने की और अगर मुझे वो बातें सब याद आ गईं तो शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात ही नहीं करूंगा, और जब भी मैं आऊंगा फिल्म के बड़े पर्दे के जरिए अपने दर्शकों के लिए आऊंगा। आप मेरा काम देखिए और मैं इस देश के लोगों से अपने काम के जरिए संवाद करूंगा, उनको मनोरंजन दूंगा और उन्हें अच्छी अच्छी फिल्में दूंगा। लेकिन अब मैं कभी भी अपने जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो ये मैं आपको अपने अनुभव से ये किस्सा बता सकता हूं शाहरुख खान के बारे में। अब सोचिए, इस मामले में आर्यन खान को फंसाया गया, जो इतने बड़े बाप के बेटे थे। शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार हैं। शाहरुख खान किसको नहीं जानते, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर एनसीबी के चीफ से लेकर किसी से भी बात कर सकते थे। और क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस था, बन गया, क्योंकि इसके बारे में इतना अखबारों में छपा, तो उसके बारे में इंक्वायरी भी हुई, और इंक्वायरी होने के बाद समय तो लगा, लेकिन शाहरुख खान के बेटे को न्याय मिल गया। लेकिन हमारे देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों को, जिनके सदस्यों को बहुत सारे भ्रष्ट सरकारी अफसरों ने झूठे मामलों में फंसा कर रखा हुआ है। ये एक अकेले शाहरुख खान का परिवार नहीं है, हमारे देश में लाखों परिवार ऐसे हैं। और आज मैं सिर्फ शाहरुख खान के परिवार के लिए यहां बात नहीं कर रहा हूं, अपने देश के उन लाखों परिवारों के लिए, उन लाखों परिवारों के बच्चों के लिए, उनके सदस्यों के लिए आज ये आवाज उठा रहा हूं, जिन्हें गलत मामलों में जानबूझकर पैसा कमाने की मंशा से गलत मामलों में फंसाया गया है। वो आज भी शायद जेल में होंगे, वो आज भी अलग अलग मामलों में फंसे हुए होंगे, और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं, उन पर इंक्वायरी बैठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो वीआईपी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके मामले हाई प्रोफाइल नहीं है, उनके मामले अखबारों में फ्रंट पेज पर नहीं छपते, न्यूज चैनल्स पर नहीं आते, क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे नहीं। इसलिए हमारी सरकार को और हमारे सिस्टम को ये देखना होगा कि शाहरुख खान के बेटे को तो न्याय मिल गया, लेकिन और भी बहुत सारे लाखों बेटे और बेटियां ऐसे होंगे अभी भी जो आज भी न्याय के इंतजार में हैं। और हमारे देश के जो बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, चाहे भ्रष्ट नेता होंगे, भ्रष्ट अधिकारी होंगे, जिन्होंने भ्रष्टाचार की वजह से उन लोगों पर अत्याचार किए हैं, और इन मामलों का सच देश को कभी पता ही नहीं चलता। आज सीबीआई ने समीर वानखेड़े और उनके अधिकारी जो एनसीबी में काम करते थे, इस पूरे मामले पे थे, उनके घर पे जो है वो रेड की है, छापा मारा है। लगातार 4:30-5 बजे का समय था जब सीबीआई के अधिकारी यहां पहुंचे थे, और मुंबई के अलग अलग ठिकानों पे लगातार रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो है वो सबूत जल्द से जल्द इकट्ठा किए जाएं। इस पूरे मामले में ये बात सामने आती है कि जितनी आई है उससे ज्यादा संपत्ति इन अधिकारियों के पास है। ये कहां से आई है, और जो कथित तौर पर नवाब मलिक द्वारा इल्जाम लगाए गए थे कि 25 करोड़ रुपए की जो घूस है, जो चीजें मांगी गई थी इन अधिकारियों द्वारा, उसको किस तरीके से साबित किया जाए। ये रेड रांची, कानपुर, मुंबई के अलग अलग जगहों पे लगातार चल रही है। सीबीआई के अधिकारी जो हैं इस इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में है जहां पर समीर वानखेड़े रहते हैं। लगातार सीबीआई कोशिश कर रही है, और इस आज मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के निलंबन को भी रद्द कर दिया गया है। यह भी एक बड़ी खबर है। परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे की सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप लगाया था, और 2021 के एंटीलिया केस में भी, एंटीलिया मतलब मुकेश अंबानी का घर,
उस केस में भी उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। और इस मामले में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की बिल्डिंग के बाहर विस्फोटक से भरी एक गाड़ी बरामद हुई थी और इस कार में तब जेलेटिन रॉड्स मिली थी। और उस समय मुंबई पुलिस में कमिश्नर रहे परमबीर सिंह का ट्रांसफर हो गया था, बाद में उनका निलंबन भी हो गया था, लेकिन यह निलंबन आज महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। हालांकि यह अलग बात है कि परमबीर सिंह अब रिटायर हो चुके हैं और अब उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि निलंबन वापस होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ, उनका जो मान सम्मान है वो जरूर उन्हें आज वापस मिल गया होगा। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। निलंबन वापस करने का मतलब अब ये नहीं है कि वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे। आज की इस पूरे मामले से ये समझ में आता है कि बहुत बार जो कुछ दिखाई देता है वो होता नहीं है। समीर वानखेड़े आप जानते हैं, उन्हें इतने बड़े नायक के तौर पर देश के सामने प्रस्तुत किया गया और देश ने वाकई में ये मानना भी शुरू कर दिया था कि समीर वानखेड़े ने बहुत हिम्मत का काम किया है, वो वाकई बहुत ईमानदार अफसर होंगे। लेकिन कई बार जो नजर आता है वो होता नहीं है। अब हम आपको पाकिस्तान के ताजा हालात के बारे में बताएंगे, जहां इस समय पाकिस्तान प्रीमियर लीग का एक खूनी मैच खेला जा रहा है। इसलिए आईपीएल के मैच को थोड़ी देर के लिए विराम दीजिए और ये मैच देखिए। आज हम पाकिस्तान से दो बड़े मुद्दों का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। पहला, क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है, और दूसरा, क्या पाकिस्तान एक देश के रूप में अब टूटने की कगार पर है। लेकिन सबसे पहले आज की तस्वीर देखिए। इमरान खान का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें पीटा गया, टॉर्चर किया गया, डंडों से उनकी पिटाई की गई, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। लेकिन ये तस्वीर देखिए, क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि इमरान खान के साथ कोई मारपीट की गई होगी? वो पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में एक राजा की तरह बैठे हुए हैं और उन्होंने बाकायदा एक काला चश्मा लगा रखा है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान की कोई पिटाई हुई है। इन्हें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज कल कह रहे थे, चीफ जस्टिस कह रहे थे कि उनके पैर में चोट लगी हुई है। राष्ट्रपति ने भी कहा कि उनके पैर में चोट लगी हुई है और ऐसे में उन्हें घसीट कर ले जाना कहां तक सही होगा। लेकिन यहां इमरान खान बिल्कुल भले चंगे दिख रहे हैं, बल्कि उनके चेहरे पर जरा भी शिकन तक नहीं है। आज इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया गया, जहां उनसे जुड़े 3 अलग अलग मामलों में सुनवाई हुई और इन सभी में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। पहला मामला अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसमें आज 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की और इस मामले में इमरान खान को 2 हफ्तों की जमानत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। दूसरा मामला देश भर में इमरान खान के खिलाफ दर्ज अलग अलग एफआईआर्स का था, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज किसी भी मामले पर 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने 9 मई के बाद इस्लामाबाद में उनके खिलाफ दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान की सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। लाहौर में इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद के भी 3 केस दर्ज किए गए थे और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को इन मामलों में भी 22 मई तक एक प्रोटेक्टिव बेल दे दी है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार अदालत के इन फैसलों को अब देश विरोधी बता रही है। तो समझने की बात आपके लिए यह है कि पाकिस्तान अब एक ऐसा देश है जहां सरकार और अदालतें एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। अदालतें इस समय इमरान खान की मदद कर रही हैं, अदालतों ने इमरान खान को बेल दे दी, उनकी रिहाई करवा दी और अब शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो अदालतों की आलोचना कर रही है और कह रही है कि अदालतें जो हैं वो बिक गई हैं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की खुलकर आलोचना की और कहा कि अदालतें अगर ऐसे व्यक्ति का साथ देंगी जो देश विरोधी है तो फिर यह बहुत खतरनाक बात होगी। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पूरा की पूरा जो संवैधानिक ढांचा होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश का, वो चरमरा गया है। देखिए कितना दिलचस्प है। वहां की जो आम जनता है वो सेना पर सवाल उठा रही है, सेना के कमांडरों के घरों पर घुस घुस कर आगजनी कर रही है और सेना की वहां पिटाई हो रही है। तो सेना किसी भी बहुत बड़े जो देश का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, सेना का वहां बहुत बुरा हाल है। दूसरा, वहां की जुडिशरी, वहां का प्रधानमंत्री खुलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ आलोचना कर रहा है और अदालतों को कह रहा है कि अदालतें बिक गई हैं और अदालतें अब सरकार के खिलाफ हो गई हैं। यानी वहां जो 3 इंस्टीट्यूशंस थे जिन्हें मिलकर चलना चाहिए था, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ हैं
और तभी कहते हैं कि जब ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो किसी भी देश का जो संवैधानिक ढांचा होता है वो चरमराने लगता है। और ऐसा ही पाकिस्तान में इस समय हो रहा है। ना सेना की चल रही है, ना सरकार की चल रही है, ना अदालतों की चल रही है, तो फिर चलेगी किसकी? और ऐसे देश का फिर होगा क्या? अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या मौजूदा राजनीतिक संकट पाकिस्तान को एक और बंटवारे की तरफ ले जा सकता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, इस समय वहां की जो सेना है वो अपने सबसे बुरे और कमजोर दौर से गुजर रही है। वहां की सेना का ऐसा अपमान इससे पहले कभी नहीं हुआ। वहां की आम जनता ने सेना को लेकर इस तरह का विद्रोह इससे पहले कभी नहीं किया। इसलिए सेना भी बहुत कमजोर दिखती है, सरकार उससे भी कमजोर दिखती है, और जो जुडिशरी है उस पर भी चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस समय जब पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां इमरजेंसी लगाने की चर्चा हो रही है, तब पाकिस्तान अब तक के अपने सबसे भयानक आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। यह तो आप भूल ही गए कि पाकिस्तान, इस सब के बीच में पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, एक भिखारी देश है। पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस समय पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में पिछले साल की तुलना में अप्रैल के महीने में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 36.4% की वृद्धि हुई, जबकि श्रीलंका में यह आंकड़ा 35.3% है। पाकिस्तान का रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो चुका है। आज की तारीख में पाकिस्तान के 285 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर है। इसके अलावा IMF के मुताबिक पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज भारतीय रुपयों के हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। सोचिए, 10 लाख करोड़ रुपए, जिनमें से 1,72,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को इसी साल किसी भी तरह से चुकाने हैं। और चुनौती यह है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। अब अगर पाकिस्तान ने यह कर्ज समय पर नहीं चुकाया तो पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा, और अगर दिवालिया घोषित हुआ तो इसका सीधा असर सबसे पहले उसकी सेना पर पड़ेगा, क्योंकि पैसा आना बंद हो जाएगा और उसकी सेना कमजोर हो जाएगी। और फिर इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे अमेरिका जैसे देशों से या फिर चीन जैसे देशों से भीख मांगनी पड़ेगी, और यह भीख पाकिस्तान को बहुत मुश्किल शर्तों के साथ मिलेगी, जिनमें एक शर्त जानते हैं क्या होगी? वो शर्त होगी परमाणु हथियारों को नष्ट करने की शर्त। अगर वो अमेरिका के पास गए और उसके बाद उसे अपने न्यूक्लियर हथियार दे देने होंगे तो सबसे पहले उसकी आर्मी चरमरा जाएगी, सेना नहीं रहेगी। दूसरा, परमाणु हथियार उन्हें अपने सरेंडर करने पड़ेंगे, और ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको एक उदाहरण देते हैं। वर्ष 1994 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन इस दौरान यूक्रेन में आर्थिक संकट चरम पर था। पैसा नहीं था यूक्रेन के पास, वैसे ही जैसा आज पाकिस्तान में है, और यूक्रेन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि सेना के लिए भी पैसा नहीं बचा था। यूक्रेन चाहता था कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश उसे यह भरोसा दें कि अगर भविष्य में उसकी संप्रभुता पर खतरा आएगा तो ये देश उसकी रक्षा करेंगे, जो कि वो कर भी रहे हैं। और उस समय अमेरिका और ब्रिटेन इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके साथ ही इन देशों ने यूक्रेन के सामने यह शर्त रखी कि अगर यूक्रेन को पैसा लेना है, उनसे आर्थिक और सैन्य सहयोग चाहिए, तो उसे सबसे पहले अपने परमाणु हथियार नष्ट करने पड़ेंगे। और क्योंकि यूक्रेन तब मजबूर था, इसलिए उसने ये शर्तें मान ली और अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दिए। आज यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। अगर होता तो वो रशिया से अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकता था। इसके बाद जब यूक्रेन परमाणु संपन्न देश नहीं रहा तो रशिया के लिए उस पर हमला करना बहुत आसान हो गया, और 2014 में उसने यूक्रेन के भी 2 टुकड़े कर दिए और क्रीमिया यूक्रेन से अलग हो गया। और आज भी रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार नष्ट ना किए होते तो शायद ना तो उसका विभाजन होता और ना ही आज रशिया उसके खिलाफ युद्ध करता। और आज पाकिस्तान की स्थिति वही है जो कुछ वर्ष पहले यूक्रेन की स्थिति हुआ करती थी। अगर पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो गया और उसे यूक्रेन की तरह आर्थिक मदद लेने के लिए अपने परमाणु हथियार नष्ट करने पड़े तो उसके बाद उसका भी वैसे ही बंटवारा हो सकता है जैसे यूक्रेन का हुआ। पाकिस्तान कैसे टूटेगा, आज बड़ा विश्लेषण यही है कि क्या वो समय आ गया है जब पाकिस्तान टूट जाएगा एक देश के रूप में। तो इसका जिक्र अमेरिका के एक मशहूर थिंक टैंक की रिपोर्ट में भी किया गया है। इस थिंक टैंक का नाम है कार्नेगी, और इसकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान का आगे चलकर बंटवारा हो सकता है, पाकिस्तान टूट सकता है और पाकिस्तान सिर्फ
एक पंजाब प्रांत तक सिमट कर रह जाएगा। असल में पाकिस्तान अभी फिलहाल 6 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें 4 बड़े प्रांत हैं। आज आप पाकिस्तान को भी समझिए, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। पहला है पंजाब, जो सबसे बड़ा प्रांत है, दूसरा है सिंध, तीसरा है खैबर पख्तूनख्वा और चौथा है बलूचिस्तान। अब पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी 53% लोग अकेले पंजाब में रहते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में और सेना में पंजाब प्रांत के लोगों का सबसे ज्यादा दबदबा है, जबकि सिंध में पाकिस्तान के 23%, खैबर पख्तूनख्वा में 17% और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिर्फ 6% आबादी रहती है। अब पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहां पश्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। वो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान का ये प्रांत आगे चलकर अफगानिस्तान में मिल जाए, क्योंकि आज भी वो अपने आप को पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से ज्यादा एसोसिएट करके देखता है। जबकि बलूचिस्तान प्रांत में पहले से ही आजादी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, वो अलग देश बनना चाहता है और आगे चलकर बन सकता है और उसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। सिंध पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध को सिंधु नाम का एक अलग देश बनाने की मांग अक्सर उठती रहती है। इसलिए पाकिस्तान का यह प्रांत भी आगे चलकर पाकिस्तान से अलग हो सकता है और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हो सकता है आगे चलकर भारत में मिल जाए, क्योंकि वो हिस्सा तो वाकई में भारत का ही है। वो कश्मीर का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। यानी इस हिसाब से पंजाब सिर्फ पंजाब तक सीमित रह जाएगा। पाकिस्तान में एक ही राज्य बचेगा, वही राज्य, वही प्रांत होगा, वही देश होगा और वो है पंजाब। जनरल सैयद असीम मुनीर को खुली धमकी भी दी है और कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख उनसे डरते हैं और इसीलिए सेना प्रमुख ने उनका अपहरण करवाया। यह बात लगातार कही जा रही है कि पाकिस्तान की संकट के पीछे वहां की सेना है। लेकिन आप सोचिए, अगर वहां की सेना इतनी मजबूत है और सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा है, तो फिर इमरान खान वहां के सेना प्रमुख को खुलेआम धमकी कैसे दे पा रहे हैं और सारे जज और अदालतें इमरान खान के साथ क्यों हैं? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की सेना अब तक के इतिहास में अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है, सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और शायद ये पहली बार है जब पाकिस्तान के लोग वहां की सेना पर खुलेआम हमला कर रहे हैं। इसलिए यह बात तो तय है कि पाकिस्तान की सेना कमजोर हो गई है और देश की जो आंतरिक स्थिति है वो सेना के नियंत्रण से पहली बार बाहर हुई है। अब आप यह देखिए कि जिस समय पाकिस्तान में वहां की सेना भी सुरक्षित नहीं है, वो पाकिस्तान अपने देश में एशिया कप क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है उसे कराने के लिए कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजम सेठी ने आज तक के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी नहीं मिली तो वो वर्ल्ड कप में अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है, कोई खिलाड़ियों को खतरा नहीं है, इसलिए एशिया कप पाकिस्तान में ही होना चाहिए। लेकिन भारत ने एशिया कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी अब नहीं मिलेगी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय इतनी खराब है, वहां खुलेआम सड़कों पर गोलीबारी हो रही है। इस समय इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गोलीबारी हो रही है और नजम सेठी कह रहे हैं कि वहां एशिया कप टूर्नामेंट खेला जाना चाहिए और भारत की टीम को भी वहां पर जाकर खेलना चाहिए। ये कैसी बात है? अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए इमरान खान की, आज दिन की तस्वीरें हैं और आज हम आपको 2 बातें बता रहे थे। एक तो बड़ी बात यह है कि अब इस सब के बीच जब वहां की सरकार और सेना इमरान खान को जेल में नहीं रख पाई और अदालतों ने इमरान खान को आकर बीच में बचा लिया, तो वहां अब इस बात की चर्चा हो रही है कि अब पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी जाए। और आज शहबाज शरीफ की जो कैबिनेट है उन्होंने इस बात पर चर्चा की। सरकार ने, वहां के कैबिनेट ने इस बात को लेकर चर्चा की है कि फिलहाल इमरजेंसी लगाई जाए या ना लगाई जाए। वहां के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा कि यह बिल्कुल सही समय है, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा देते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस फैसले को टाल दिया गया है और शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी हम इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी जाए। इमरजेंसी का मतलब यह है कि पाकिस्तान में सारी अदालतें ठप हो जाएंगी, अदालतों की सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी और सिर्फ पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की जो सरकार है
ये जो लोग हैं ये अपनी मनमानी करेंगे और उस मनमानी के तहत ये इमरान खान की पार्टी को खत्म कर देंगे, या तो डिस्क्वालीफाई करेंगे उनकी पार्टी को, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके जेल में डाल देंगे। और जब तक ये इमरान खान को पूरी तरह निष्क्रिय नहीं कर देते, उनकी पार्टी को, पीटीआई को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते, तब तक इमरजेंसी लगा के रखेंगे और फिर एक दिन इमरजेंसी हटाकर चुनाव करा देंगे। चुनाव में स्थिति ऐसी होगी कि इमरान खान चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, उनकी पार्टी भी नहीं लड़ पाएगी और फिर जो है नवाज शरीफ की पार्टी बेनजीर भुट्टो की पार्टी के साथ मिलकर और बाकियों के साथ मिलकर चुनाव जीत जाएंगे और फिर से सरकार बना लेंगे। इस बात की वहां पर काफी ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, यूनाइटेड नेशंस है, अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन कहते हैं, अब इन सारे देशों को मिलकर यह सोचना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान को आप पाकिस्तान के हाल पर नहीं छोड़ सकते। अब इन देशों को, यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को पाकिस्तान में अपना दखल जरूर देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इमरान खान को भी मार दिया जाए, उनकी हत्या हो जाए और इस बात की काफी संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो इसे रोके। मन में जो है वो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले।